आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं कुर्बान अली, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। और आज हम बात करेंगे डेटा लीक पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जारी जंग की। आजकल मुल्क की सियासत में डेटा एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। बीजेपी के बीच जमकर हमला और जवाबी हमला हो रहा है, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो ऐप को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। इस सब के बीच बीजेपी पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी को भी उस वक्त बैकफुट पर आना पड़ा जब फ्रांसीसी रिसर्चर ने कांग्रेस की ऐप और वेबसाइट पर भी बड़ा इंकशाफ करने का इशारा दिया। पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की आवाम की फिक्र शायद ही किसी को है। तभी तो डेटा लीक के मामले पर किसी तरह की जांच की बजाय एक दूसरे पर सियासी इल्ज़ाम तराशी का दौर ही जारी है। मौजू के तमाम पहलुओं पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी के तर्जमान प्रवीण शंकर कपूर। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट संजय हेगड़े, सीनियर सहाफ़ी अदिति फडनीस और एनवायरमेंटलिस्ट गोपाल कृष्णा। आप सभी मेहमानों का खैर मकदम है। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल भी जुड़ेंगे। बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक नज़र इस वक्त की सुर्खियों पर। डाटा लीक पर आमने सामने आए कांग्रेस और बीजेपी। गूगल से पार्टी का ऐप हटाने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कल कांग्रेस ने लगाया था नमो ऐप के जरिए डेटा चोरी का इल्जाम। हलाला और एक से ज्यादा शादी पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच करेगी सुनवाई। मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके मांगा गया जवाब। बिहार के औरंगाबाद में फसाद करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। कल रामनवमी जुलूस के दौरान दो फरीकैन में हुआ था तसादुम। शहर में कर्फ्यू अब भी नाफिज। और अब बात आज के मुद्दे की। राहुल गांधी के नमो ऐप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए हमले से शुरू हुई जंग लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार जवाबी हमले करके कांग्रेस का जवाब दे रही है। इस पूरी सूरत हाल पर आपको हम दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर डेटा चोरी का इल्जाम लगाते हुए आज फिर दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम को बिग बॉस की तरह हिंदुस्तानियों के डेटा की जासूसी करके ऑडियो, वीडियो और कॉन्टैक्ट को खुफिया तरह से रिकॉर्ड करने का इल्जाम लगाया। तो एनसीसी कैडेट्स पर भी नमो ऐप डाउनलोड करने का दबाव बनाने की बात कही। वहीं दूसरे ट्वीट में राहुल ने नमो ऐप के नाम को लेकर सवाल उठाते हुए लिखा कि पीएम को ऑफिशियली पीएमओ ऐप बनानी चाहिए, न कि अपने नाम से ऐप बनाकर ओहदे का गलत इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी ऐप पे जो ट्वीट किया वो दरअसल कैम्ब्रिज और कांग्रेस के बीच में हुए करार पे जो सवाल उठे हैं उससे लोगों का ध्यान भ्रमित करने का प्रयास है। अगर वो प्रधानमंत्री जी के ऐप को बिना समझे, बिना इस्तेमाल किए एक प्रकार का फोबिया या डर लोगों के मन में बैठाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत प्रयास है। प्रधानमंत्री जी की ये लोकप्रियता राहुल गांधी से पच नहीं रही है, इसीलिए वो इस ऐप पे सवालिया निशान उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी ने प्रधानमंत्री ऐप के जरिए जो डेटा शेयर किया जाता है, जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है फॉरेन कंपनीज को, उसका जिक्र किया था। तो उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। उनका जवाब देना चाहिए कि नहीं, ये मोदी जी से संबंधित ऐप हैं और इसमें डेटा शेयर नहीं किया जाता है। वो करने के बजाय उल्टा आप सवाल पूछ रहे हैं, तरह तरह की बातें लांछन लगा रहे हैं। इससे पहले कल भी कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके पीएम मोदी और बीजेपी पर नमो ऐप के जरिए डेटा लीक करने का बड़ा इल्जाम लगाया था। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा था, हाय, मैं नरेंद्र मोदी, मैं भारत का वजीर आजम हूँ। जब आप मेरे ऑफिशियल ऐप के लिए साइन अप करते हैं तो मैं आपका पूरा डेटा अमेरिका की मेरी दोस्त कंपनियों को दे देता हूँ। इसके बाद अमित मालवीय ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए
राहुल पर उन्हीं के अंदाज में पलटवार किया। इधर इसी बीच गूगल प्ले स्टोर से कांग्रेस का ऑफिशियल ऐप डिलीट कर दिया गया, जिससे बीजेपी को कांग्रेस और राहुल पर हमला करने का और मौका मिल गया। अमित मालवीय ने फिर ट्वीट किए, जिसमें लिखा, कांग्रेस की मेंबरशिप वेबसाइट बंद हो गई है। मैसेज आ रहा है कि वेबसाइट में कुछ काम चल रहा है, कुछ वक्त बाद आप फिर से एक्सेस कर सकेंगे। बता दें कि फ्रांस के सिक्योरिटी रिसर्चर इलियट एल्डरसन ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी के नमो ऐप और फिर कांग्रेस के वेबसाइट और ऐप से डाटा चोरी होने की बात कही थी, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को इस पर घेर रही हैं। बहरहाल एक दूसरे के ऐप के जरिए डेटा चोरी कर उसका गलत इस्तेमाल करने का मुद्दा सियासी लिहाज से दोनों पार्टियों को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो वक्त बताएगा। जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। और आइए अब आज के मौजू पर मुबाहिसा शुरू करते हैं। हमारे साथ अदिति फडनीस हैं। अदिति, आप काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं। ये जो एक नए तरह की सियासत हम देखने को मिल रही है हमें कि वज़ीर आज़म का भी मजाक बनाया जा रहा है, उसके जवाब में बीजेपी के लोग राहुल गांधी का मजाक बना रहे हैं, ये आखिर डेटा लीक को लेकर के किस तरह की सियासत हो रही है आपकी नज़र में? देखिए, सच बात तो ये है कि जो मामला उठ रहा है वो बहुत ही गंभीर मामला है जी। डेटा प्रोटेक्शन के कोई भी नियम हमारे देश में नहीं है और आप सीआरपीसी और पिनल कोड और आईटी एक्ट के चलते उन चीजों पर उन नियमों के आधार पर आप डेटा प्रोटेक्शन करते हैं। पता नहीं कितने सालों से इस मामले पर चर्चा हो रही है। पिछली सरकार ने कुछ किया, वो सारा रद्द हो गया। अब नई सरकार आई तो उन्होंने श्री कृष्णा कमेटी बैठाई जो कि इस समय अब भी लोगों से, पब्लिक ओपिनियन से अपनी राय मांग रही है कि हमें कैसा डेटा प्रोटेक्शन कानून लाना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मामला मजाक का ही रह गया है। हालांकि ये है बहुत ही गंभीर मामला और कई जो लोग हमारे देश में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपके देश में डेटा प्रोटेक्शन है कहाँ जी, ये हमको बताइए। मीम अफजल साहब, ये कि नहीं है कुछ। हम कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए। मीम अफजल साहब, खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं कि डेटा लीक को लेकर के जिस तरह की सियासत हो रही है, आपके लीडर राहुल गांधी साहब कभी ट्वीट करते हैं, कभी बयान देते हैं, प्रधानमंत्री की ऐप का मजाक उड़ाते हैं। ये डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के अभी अदिति फडनीस ने बहुत ही सीरियस बात कही कि इसका कोई इंतजाम नहीं है। 10 साल आप भी हुकूमत में रहे थे, आपके ज़माने में आधार आया और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन जहाँ तक डेटा प्रोटेक्शन की बात है वो कोई काम आप लोगों ने नहीं किया। देखिए, नई टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है और जैसे जैसे हालात सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हर मुल्क ने अपने आप को ढालने की कोशिश की है और डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ कवानीन बनाया। हमारे यहाँ भी कुछ कवानीन है, लेकिन मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है। ये बात, इसका इकरार सबको करना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि जो अभी मौजूदा मामला है, तो ये बहुत ही अहम बात है। एक वेबसाइट ने प्रधानमंत्री के बारे में जो इंकशाफ किया था, राहुल जी ने उसको ही दोहराने का काम किया है और इसलिए कि ये डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड सवाल है, लोगों की प्राइवेसी से सवाल है कि यहाँ से कहीं बाहर डाटा ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने, आपने कहा कि राहुल गांधी साहब ने मजाक उड़ाया, इसमें मजाक उड़ाने वाली बात नहीं, सीरियस मैटर। और उसके बाद उन्होंने पलटकर जिस तरह से उनके एक मिनिस्टर ने जवाब दिया है, वो तो इंतहाई मजाका खेज है। इनसे भी ज्यादा मजाका खेज है जो उस वेबसाइट ने प्रधानमंत्री के ताल्लुक से कहा है। तो राहुल गांधी जी ने खुद इसको दोहराने का काम किया और ये सवाल उठाया है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए जी। सरकार जवाब देने की बजाय खुद हमारे ऊपर और हमारी पार्टी को इल्जाम लगा रही है। आप जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी और ये खास तौर पर जो जिसको कहना चाहिए कि कंप्यूटर और वेबसाइट और ये जो फेसबुक और जितने भी व्हाट्सएप वगैरह हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर देश में किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। उसका इस्तेमाल नहीं बल्कि
उसका तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप तो कहते थे कि आप कम्युनिकेशन में एक इनकलाब कर रहे हैं। राजीव गांधी जब कंप्यूटर लेके आए थे उस वक्त बीजेपी वाले उस पर एतराज करते थे। बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश आप रहे, मैं आता हूं आपके पास में। प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के तर्जमान। प्रवीण जी, एक 28 साल का लड़का फ्रांस में बैठा हुआ, वो हिंदुस्तान की सियासत को हिला देता है एक ट्वीट करके। क्या हिंदुस्तान की हुकूमत और उसके सियासतदान इतने कमज़ोर हैं कि एक जो ऐप एक्टिविस्ट कह लीजिए उसको, वो एक बात कहता है और मुल्क में की सियासत में भूचाल आ जाता है? देखिए कुर्बान अली साहब, ये मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है जी, और इस पर हम जी सलाम चैनल पर बैठे हुए इस वक्त डिबेट कर रहे हैं, वो और दर्शाता है कि ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है। आज जागरूकता, वरना माफ कीजिएगा उर्दू के चैनल पे जुमा जुमा इस बात को चर्चा में आए हुए भी 5-4 रोज ही हुए हैं और हम इतने गंभीर चैनल पर बैठ के इसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है आपके कार्यक्रम के शुरू में आपको अपने देखने वालों को यह बताना चाहिए था कि ये डाटा चोरी होता कैसे है, हम असुरक्षित। देखिए, राजनीति से जुड़ी हुई बात इसे ना बनाया जाए, डाटा चोरी कैसे होता है उस पर अगर आप इस कार्यक्रम में 1 मिनट दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। हम दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर मैं अभी बोल लूं उसको जी, कि हम लोग इस टेलीफोन पर कोई भी चीज, एक ऐप आती है, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस पर आता है 10 साल बाद आप कैसे दिखेंगे। आप बिना सोचे एक जिज्ञासा में उसे क्लिक कर देते हैं। शादीशुदा आदमी देखता है या शादीशुदा महिला देखती है आपके पति या पत्नी कैसे होंगे, मगर जिज्ञासा है, हम उसे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा फोन, ये एंड्रॉयड फोन असुरक्षित हो गया है। मगर इसके लिए जिम्मेदारी अगर व्यक्तिगत तौर से डाली जाए तो अंदाज 10 साल की इन सब चीजों का जीवन काल है। ये सब चीजें जिस वक्त आई इस देश में, उस वक्त कांग्रेस का देश में शासन था, उस वक्त कांग्रेस को चाहिए था, मैं दोष नहीं दे रहा, मैं एक बात कह रहा हूं, हो सकता है वो मेरा शासन भी रहा होता, मेरी पार्टी का शासन भी रहा होता, हमसे भी ये चूक हो सकती थी। मगर कांग्रेस पहले को तो उस आपका वक्त भी था एनडीए 6 साल वाजपेयी जी, कांग्रेस नहीं, मगर ये फेसबुक वगैरह सब उस दौर में आए। ऑर्कुट था पहले, उसके बाद ये फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, ये सब कांग्रेस वाले शासनकाल में आए और हमें उससे कोई वो नहीं है, हम कांग्रेस पे कोई दोष नहीं डालना चाहते अगर उसका राजनीतिक बयानबाजी ना हो जी। देखिए हमें, लेकिन आपने अभी कहा कि आप सेफ नहीं है। सवाल ये कि आज तो आप हुकूमत में हैं, तो इसके लिए तो कोशिश होनी चाहिए कि साहब ये डेटा सुरक्षित हो, प्रयास किया जाएगा। ठीक है। और एक और बात है जी, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो नमो ऐप है, एक बात, उसमें से कोई डाटा चोरी नहीं हो रहा। नहीं, अब ये नहीं आप कह सकते दूसरी बात, डाटा चोरी नहीं हो रहा। दूसरी बात, वो ही एक ऐसा ऐप है जिसमें ये स्पष्टता से दर्शाया गया है कि मांगने पर भी जी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना आपके लिए आवश्यक आता हूं आपके पास में। संजय हेगड़े साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ हैं। संजय हेगड़े साहब, आधार को लेकर के काफी वक्त से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और लगातार सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रहा है कि जो हुकूमत की तरफ से आ रहा था कि साहब 31 मार्च तक आप करा लीजिए, वो भी अब डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। अब ये जो मामला आया है, जिसको खुद अभी बीजेपी तर्जमान प्रवीण शंकर कपूर साहब ने भी कबूल किया कि डेटा प्रोटेक्शन का जो इंतज़ाम होना चाहिए वो है नहीं, तो ऐसे में सवाल तो इस मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर के भी खड़ा होगा। इस मुल्क के हर नागरिक के सिक्योरिटी पर सवाल आ जाता है, क्योंकि हम बहुत से ऐसे, ये कांग्रेस और बीजेपी की ऐप छोड़िएगा, हम इस देश में बहुत सारे ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। उस ऐप्स के जरिए हम जो सब हमारे जीवन के जो सब डिटेल्स है हमारे मोबाइल फोन्स पे या अपने हमारे टैबलेट्स पे, उस ऐप्स के जरिए कहां कहां जाता है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर कोई ऐप हमें ये कह देता है कि साहब आपका जो डेटा हम ले रहे हैं या जो कंसेंट हम ले रहे हैं वो सिर्फ फलाना फलानी चीजों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर वो उस भरोसे से मुकर जाता है, तो
तो कोई नागरिक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे पिछले स्पीकर्स ने बताया था कि ना कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, ना कि प्राइवेसी लॉ है। तो ये जो झगड़ा और मसला जो अब उठा है कांग्रेस और बीजेपी के तहत और एलियट एंडरसन के तहत, इससे अब देश में कुछ जागरूकता आ जाएगी कि हम जब इंटरनेट पे, मोबाइल इंटरनेट पे कोई भी एक्सेस करते हैं किसी भी ऐप के जरिए या किसी भी साइट के जरिए, तो हमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। और अब आज के जो हुक्मरान को तो ये फैसला करना पड़ेगा कि इन एप्स या इन एप्स को जो परमिशंस दिया जाता है उन्हें एनफोर्स कैसे करें। ठीक, मैं आता हूं दोबारा आपके पास संजय जल्द से जल्द इसके बारे में कानून बनाना पड़ेगा। जी, गोपाल कृष्ण साहब, आप लंबे समय से आधार को लेकर के, प्राइवेसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका जिक्र अभी संजय हेगड़े साहब कर रहे थे। आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, वो तो बात अलग है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन की जो बात बार बार हुकूमत की तरफ से कही जा रही थी आधार वाले मामले में, वो उसके इस इंकशाफ के बाद जो कि फ्रांस के सिक्योरिटी रिसर्चर एलियट एंडरसन ने किया है, आप क्या कहेंगे? ये सारा मामला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लॉ से जुड़ा हुआ है जी। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आधार एक्ट के अलावा हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के संबंध में कोई कानून नहीं है, लेकिन जो भारत सरकार के तरफ से इनकंसिस्टेंट पोजीशंस लिए जा रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। भारत के अंदर जो आंकड़ों का सूची बनाया जा रहा है, डेटाबेस बनाया जा रहा है, उस डेटाबेस में जितनी भी संवेदनशील जानकारी हो सकती है जी, वर्तमान के नागरिकों के और भविष्य के नागरिकों के, वर्तमान के फौजियों के और भविष्य के फौजियों के, और जितने भी हुक्मरान आज भविष्य में होंगे उनके, वो सारे आंकड़ों को सूचीबद्ध करके क्लाउड पे रखा जा रहा है। क्लाउड भारतीय इंडियन जुरिस्डिक्शन में नहीं है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट आई फरवरी 2014 में जी। और उस रिपोर्ट में कहा गया, यह अनुशंसा की गई कि हमें क्लाउड पर पोजीशन लेना चाहिए। आज तक नहीं लिया गया है। यही नहीं, डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव्स के तहत नागरिकों के सारे इंटाइटलमेंट क्लाउड पर रख दिए जा रहे हैं। मैं कह रहा था कि विरोधाभासी पोजीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तरफ ये किया जा रहा है जो कि नुकसानदेह है, दूसरी तरफ जब WTO में अभी पिछले दिनों ब्यूनोस आयर्स में मीटिंग हुई तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे बढ़िया पोजीशन लिया और उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में अपने नागरिकों का डेटाबेस वो सूचना उपलब्ध नहीं कराएंगे। लेकिन जब आप व्यापारिक वार्ताओं में, अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में ऐसा पोजीशन लेते हैं तो देश के अंदर में, मंत्रालयों के अंदर में इतनी समझदारी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री कोई बेहतर पोजीशन ले रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री सारा का सारा सेंधमारी वाली व्यवस्था हो जा रही है, जिसमें सब कुछ का सेंधमारी हो जा रहा है। ठीक, मीम अफजल साहब, अभी आपने सुना कांग्रेस का क्या स्टैंड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी बीजेपी के तर्जमान प्रवीण शंकर कपूर साहब ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, कानून बनने चाहिए। गोपाल कृष्ण साहब भी कह रहे हैं कि साहब ये काम होना चाहिए। आदित्य फडणवीस और संजय हेगड़े ने भी इसी बात को दोहराया है। लेकिन सवाल ये है कि अब आप सियासत तो कर रहे हैं इस मसले पर, लेकिन जब आपके हुकूमत थी तब आपने इस पर कोई कानून नहीं बनाया। अभी गोपाल कृष्ण साहब ने कहा कि फरवरी 2016 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी 14 माफ कीजिएगा, उस वक्त तक आप ही की हुकूमत थी, कोई काम नहीं हुआ। तो ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए आपकी हुकूमत ने क्या किया? देखिए, ये मैंने आपको कहा खान साहब कि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके फायदे भी सामने आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी खराबियां भी सामने आती हैं। तो जब खराबियां सामने आई, आपने खुद कहा कि 2014 में रिपोर्ट 14 में हमारी 24-25 मई तक हमारी सरकार रही है, उसके बाद तो ये सरकार आ गई जी, और इसने सबसे ज्यादा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बल्कि इल्जाम यह है कि उसका मिसयूज भी किया। तो सवाल यह है कि 4 साल से इन्होंने क्या किया। आज अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो हम भी तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब ये मसला उठ गया
और इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी की भी एक रिपोर्ट आ गई जी। तो जो मौजूदा सरकार है उसने इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त की, उन्होंने कौन सा कानून बनाया? जी ठीक है, ये आपका हक है कि आप सरकार से सवाल पूछें, लेकिन मुझे ये हक है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए या किसी और रेजोल्यूशन के जरिए इस बात को कभी उठाया? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं जी कि ये चूंकि कंट्रोवर्सी अब सामने आई है, नहीं, ये काफी दिनों से चल रहा है। ये डेटा लीक का मामला पहली बार नहीं आया है, जब से विकीलीक्स का मामला चल रहा है उस वक्त से ये बात आ रही है। उस वक्त में कांग्रेस के भी कई लोगों के नाम उसमें आए थे, अपोजिशन के लोगों के भी नाम आए थे, लेकिन उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो सही हो सकती है, नहीं है, सवाल ये है कि हो नहीं सकती है इसको नहीं उठाया कि हमारे कहने से ही चीजें उठाते हैं जी। हम लोग तो जब कोई चीज उठाते हैं तो उसको तो ये करने का काम ही नहीं करती सरकार। इतने हम इश्यूज उठाते हैं, नहीं अब आप उसको डेविएट कर रहे हैं, आप कबूल नहीं कर रहे हैं। आप कबूल कीजिए कि हाँ आपसे भी गलती हुई है और अब आपकी पार्टी उसको लेकर के सियासत कर रही है, क्योंकि अगर किया होता तो उसकी कोई नजीर आप सामने देखते जी। कोई सियासत हम नहीं कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से इसी पर सियासत कर रही है टोटल। अच्छा चलिए, तो ये फिर इल्जाम तराशी का ही मामला है, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अदिति फडणवीस, आप क्या कहेंगी कि क्या डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून बनना चाहिए इसकी तरफ से? इसके लिए पेशरफ्त सिर्फ हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए या अपोजिशन की तरफ से भी होनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग जब सिनेमा देखने जाते हैं तो कोई सीन आता है तो उस समय चवन्नी फेंकते हैं, कुछ वही सिलसिला यहाँ पर हमारे सामने दिखाई दे रहा है हम लोगों को। कोई मामला इतना संगीन है और कोई गहराई से इस पे बोलना नहीं चाहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को क्या हो गया है। सच बात तो ये है। इस सरकार ने कम से कम जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की एक कमेटी बैठाई और कम से कम वो इस समय लोगों से एक तरह से मतैक्य कर रही है कि क्या होना चाहिए, किस तरह की लॉ होना चाहिए, किस तरह का कानून होना चाहिए वगैरह। कम से कम थोड़ा सा इस पे सोच हो रही है। मुझे नहीं लगता कि हाय आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जैसे ट्वीट्स और इस तरह की चीज़ों पे कांग्रेस को पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही पेचीदा मामला है और इसमें सवाल निजता प्रिवेसी का भी है, सवाल डेटा प्रोटेक्शन का है, सवाल लीक का है, सवाल नेशनल सिक्योरिटी का है, सवाल कॉम्प्रोमाइज और समझौते का है, और जैसा गोपाल कृष्ण जी ने कहा सवाल वर्ल्ड ट्रेड का है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस पे ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। जी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जी सलाम पर हमारी आज की ये बहस डेटा पर डाका जारी है और इस पर हम बात करेंगे मजीद तफसील के साथ। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम पर आज का मुद्दा और आज हम बात कर रहे हैं कि डेटा लीक्स किस तरह से होता है, क्या डेटा प्रोटेक्शन जैसी कोई चीज़ हिंदुस्तान में है या नहीं, क्या हमारा मुल्क महफूज है, क्या लोगों की प्राइवेसी महफूज है। इसी सारे सवालों पर बात करने के लिए ख़ास पैनल हमारे साथ है। गोपाल कृष्णा साहब हैं जो इस मसले पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। गोपाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले जब अदिति फडणवीस कुछ कह रही थी तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? ये इस पूरे मामले में एक द्वंद्व सामने आ रहा है। उस द्वंद्व है कि कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में जब द्वंद्व होगा, कॉन्ट्रैक्ट में और लॉ में जब द्वंद्व होगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा। जी, ये दिखाई दे रहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स डेटा कंपनीज के साथ, बिग डेटा कंपनीज के साथ साइन किए गए हैं, आधार के मामले में हम लोग साफ देख रहे हैं राइट टू सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां मिली हैं। एक्सेंचर, साफ्रान, अर्नस्ट एंड यंग जैसी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया गया है और हमारे देश के हर एक नागरिक का वर्तमान का और भविष्य का सारा डाटा इन कंपनियों के पास 7 साल तक रह सकता है। तो क्या जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है और उस एक तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो प्रिवेल करता दिख रहा है संविधान पर और कानून पर, तो ये इस नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहां तक प्राइवेसी का सवाल है, जब राइट टू प्राइवेसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो कानून बन गया। हम देश की जनता के संवेदनशील सूचना
कानून तो पार्लियामेंट बनाएगी ना। जब तक बना नहीं है तब तक जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया वही कानून है, जो आखिरी आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वही कानून है। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक सभी संवेदनशील सूचनाएं लीक की जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन ये जो द्वंद्व है इसमें सरकार को, और अभी सुप्रीम कोर्ट इसका अभी सुनवाई भी कर रही है, आधार के मामले में भी और फेसबुक के मामले में भी सुनवाई कर रही है, उसको तत्काल स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर निर्देश जारी होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स प्रिवेल नहीं करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन में हो उनको डिक्लेयर करें कि वो नल एंड वॉइड हैं, क्योंकि ये लगातार आंकड़े जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, लीकेज हो रहा है देशवासियों के आंकड़े का, और बिग डेटा कंपनीज देशवासियों की निजी सूचना का खनन कर रही हैं, डेटा माइनिंग कर रही हैं और अपना मुनाफा बना रही है और देश का सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। संजय हेगड़े साहब, अभी आपने गोपाल कृष्ण साहब को सुना, आपने भी बात की थी कि राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया लेकिन कानून अभी तक नहीं बना है। उसी तरह से जो डेटा प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भी कोई कानून नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि जो हालात हैं उसमें अगर कोई PIL दायर होती है, कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करके कोई हुक्म सुना सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट PIL में जो क्या सब कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उस पर चर्चा करना उचित नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां एजेंडा सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि किन मामलों को सुनना, किन मामलों को नहीं सुनना। जी। हम कुछ भी फाइल कर सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट अगर उसे आगे ले जाने का जो फैसला है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। मैं कुछ और चीजें साफ करना चाहता हूं। जी, प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि हमारा एक निजी हक है, फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी का। उसका मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया के सामने या सरकार के सामने हम ये कह सकते हैं कि मेरे कुछ मामले ऐसे हैं जो मैं प्राइवेट रखना चाहता हूं, और अगर आप प्राइवेसी ब्रीच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई ठोस कारण होना चाहिए। यानी जैसे कि वो कहावत है, एन इंग्लिशमैन्स हाउस इज हिज कासल। मेरे घर में अगर आपको घुसना है या मेरे बारे में जानना है तो आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिए। जी। अब क्या हो रहा है आपके ये जो डेटा लीक्स में और ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ ना होने के कारण, मैं अगर कोई क्रेडिट कार्ड पे मैं कुछ स्पेंडिंग करता हूं, वो डेटा मेरे और क्रेडिट कार्ड कंपनी के बीच रहना चाहिए। अगर वो डेटा सुरक्षित नहीं रख सकता है क्रेडिट कार्ड कंपनी, या उस डेटा को कोई हैक कर सकता है, या उस डेटा कोई और डेटा से ऐसे जोड़ा जाता है जिसके कारण कई और लोग देख सकते हैं, तो मेरी प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो ऐसे हालात में सिर्फ ये कहना कि हमारा प्राइवेसी का मूल अधिकार है, उसी तक सीमित बात नहीं बनती है। ठीक है, लेकिन अब सरकार को आगे आना चाहिए कि डेटा प्राइवेसी क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। वो सिर्फ लेजिस्लेशन के तहत हो सकता है। नहीं, तो वही उसका रास्ता मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसमें किस तरह का कानून हो सकता है कि जो सरकार ला सकती है जिससे ये मामला रुके, जिससे लोगों की प्राइवेसी भी रुके और इस मुल्क की सिक्योरिटी और सलामती भी बरकरार रहे। सरकार को इस पर काफी गौर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेसी के कई पहलू हैं। अगर हम डेटा किसी एक कारण के लिए देते हैं तो वो डेटा सिर्फ उसी कारण तक ही सीमित रहे करके वो तो पहला नियम बनना पड़ेगा। जी। दूसरा नियम ये बन सकता है कि अगर सरकार या सरकारी एजेंसी इस डेटा को एक्सेस करना चाहती है तो किन शर्तों पर एक्सेस कर सकती है। तीसरा नियम ये होना पड़ेगा कि अगर प्राइवेसी बिना वजह भंग होती है तो जिसके पास डेटा है
उसको क्या सजा होगी या वो क्या मुआवजा भरेगा, ये सारे पहलू एक कंप्लीट कोड में लाना पड़ेगा और बहुत से देशों ने ऐसे कानून बनाए हैं। ठीक, प्रवीण शंकर कपूर साहब, अभी आपने गोपाल जी को भी सुना और संजय हेगड़े साहब को भी, ये दोनों अदालत में इसी मामले को लेकर के जूझ भी रहे हैं। सवाल ये है, आपने बहुत मुनासिब बात कही प्रोग्राम के शुरू में कि साहब डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून नहीं है, वो होना चाहिए। तो हम कब तक उम्मीद करें कि हुकूमत इस सिलसिले में पहल करेगी और एक ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बनेगा जिससे ये बाजारू कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आ रही हैं, अपना पैसा कमाने के लिए आ रही हैं, वो साथ ही साथ हमारा सब डेटा भी लेके जा रही हैं? देखिए, एक समयबद्ध तरीके से सरकार को, मुझे लगता है सरकार ने जो रविशंकर प्रसाद जी ने इनिशिएटिव लिए हैं जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगले 2 से 3 महीने में इस पर गंभीर कुछ ना कुछ ले आएगी जिससे कि देश को तसल्ली हो सकती है। मगर मैं इस डिबेट में गोपाल कृष्ण जी के द्वारा एक रखी हुई बात को और आगे ले जाना चाहता हूं। भारत सारी दुनिया की, एक चीन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी दुनिया की आबादी और बाजार, इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा बाजार है और हमारी ये सारी इंफॉर्मेशंस जाकर के ठहरती हैं, स्टोर होती है क्लाउड में, जो भारतीय कंट्रोल में नहीं है जी। सबसे अहम बात है, हमारे देश के इंटेलिजेंसिया को सरकार पर ऐसा दबाव बनाना चाहिए, सरकार को एहसास करना होगा और सरकार को एहसास करेगी। मुझे तो लगता है कि हमें कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि एक दिन में कोई क्लाउड विकसित नहीं किया जा सकता, मगर हमें अब अपने देश की सुरक्षा के लिए उस तरफ जाना होगा, क्योंकि ये डाटा इतनी छोटी चीज का भी हो सकता है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 500 रुपए की परचेज करी और दूसरी तरफ आपके सेना के लिए जो परचेज हो रही है, तो ये बहुत लंबा और विस्तृत क्षेत्र है जिस पर काम करना जरूरी है। जी, अदिति फडनीस, अभी प्रवीण शंकर कपूर साहब ने कहा कि इस मुल्क की इंटेलिजेंसिया को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, तो अब ये कुछ उस तरह की बात हुई कि जब तक इराक से तिरियाक आएगा तब तक सांप का कांटा मर जाएगा। नहीं, मुझे कह लेने दीजिए। तो सवाल ये कि जो प्रोसेस है, अब ये इलेक्शन ईयर सब शुरू हो जाएगा, 1 साल में इलेक्शन होने हैं, नई गवर्नमेंट बनेगी, तब तक क्या हम उम्मीद करें कि कोई ऐसा कानून बन पाएगा या उससे पहले ही, और तब तक हमारे मुल्क की तमाम जो जानकारियां हैं वो पूरी दुनिया को मिलती रहेंगी? देखिए, साफ बात तो ये है कि कोई भी कानून हमेशा के लिए लागू नहीं हो सकता है जी। कानून बनेगा, संशोधित होगा, उसको ठीक किया जाएगा, उसको अच्छी तरह से परखा जाएगा और फिर उसके बाद अगर उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में, विश्व में टेक्नोलॉजी मतलब रातों रात बदल रही है और नई चुनौतियों के लिए नए कानून लाने होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ कानून लाइए तो मतलब कब तक हम लोगों को इस तरह से जलील करेंगे सारी दुनिया के लोग कि यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है डेटा की। आप कोई भी कंपनी यहाँ आती है तो वो अपने प्रोसेसेस लाती है, अपने सिस्टम्स लाती है। अगर यहाँ पर कोई भी हैक करके उनके वेबसाइट से चोरी कर ले तो फिर मतलब भारत की तो छीछा लेदर हो जाएगी ना। जी कपूर साहब, कटेगी हम लोग। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। ठीक है, जो कुछ भारत में हुआ है वो शर्मिंदगी का कारण है, मगर साथ ही आपको ये भी याद रखना होगा कि ऐसी चोरियां अमेरिका से भी रिपोर्ट हुई है। लेकिन कपूर साहब, मैं यहाँ ये भी आपको अर्ज कर दूं कि एक मरकजी वजीर है अल्फोंस साहब, उन्होंने कहा कि लोग यूएस वीजा के लिए कपड़े तक उतरवा लेते हैं, इसमें आधार में ऐसा क्या आधार है? तो ये जो बयान दिया गया मरकजी वजीर की तरफ से, मैं समझता हूं कि ये मुनासिब बयान नहीं था। गोपाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि सवाल ये है कि जो अभी कपूर साहब ने कहा उससे आप मुतमईन हैं कि ये ऐसा कानून जल्दी बन पाएगा और हमारा ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये बरकरार रह पाएगा? नहीं, दो बात, एक तो रिसोर्स नेशनलिज्म और डेटा नेशनलिज्म जी आंकड़े का एक राष्ट्रवाद है और रिसोर्स का, संसाधनों का एक राष्ट्रवाद है। उस नजरिए से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
जी। हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, बायोमेट्रिक डेटा को प्रोटेक्ट करने की मंशा से कोई कदम उठाया जाता है दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, कानून बनाने का जहां तक सवाल है, हम लोग आधार डेटा प्रोटेक्शन वाले संबंध में देख रहे हैं और आधार कानून में देख रहे हैं कि सरकार कानून बनाने का काम आउटसोर्स कर दे रही है, प्राइवेट फर्म्स को आउटसोर्स कर दिया, विधि सेंटर जैसी प्राइवेट एंटिटीज को आउटसोर्स कर दिया गया है। तो ऐसा लगता है जैसे सरकार के अंदर लीगल इमेजिनेशन वाले लोग ही नहीं हैं, बाहर के एजेंसीज को दिया जा रहा है। और जो ये जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी के बारे में कही जा रही है बात, ये कमेटी कब बनी? कमेटी सुप्रीम कोर्ट में तब घोषणा की गई जब सरकार कह रही थी, ये दावा उस तर्क का हिस्सा था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है, उसके तहत ये कमेटी बनी थी। और उसका जो कंपोजिशन है कमेटी का, उसमें वो सारे लोग हैं जो मानते हैं कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। उस कमेटी में जस्टिस श्री कृष्णा के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ये मानता हो कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। और इसलिए राइट टू, ये जो कमेटी है, उससे हम लोगों को बहुत विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे भी वो ऐसे समय में लाया गया जबकि देश के 150 करोड़ से ज्यादा लोगों का आंकड़ा दूसरे देशों के पास जा चुका है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि कानून बनेगा और उसका गैजेट में नोटिफिकेशन होगा। अब बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि गैजेट ऑफ इंडिया का प्रिंट नहीं छपेगा और वो केवल इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अवेलेबल रहेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अवेलेबल रहेगा तो कभी भी गायब हो जाएगा, कभी भी विजिबल होगा। जी, जब ऐसा नहीं है कि गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें दिख रही हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सरकार के वेबसाइट पे एक समय में दिखाई देते हैं और उसके बाद आप खोजेंगे तो या तो archive.org में मिलेगा या फिर उपलब्ध नहीं होता है। तो प्रिंट का बना रहना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब बना था तब कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है वो इक्विवेलेंट माना जाएगा पेपर का। अब ये हो गया है कि पेपर इक्विवेलेंट सबसर्विएंट हो गया, इररिलेवेंट हो गया। चलिए गोपाल जी आप रहिए, मैं जाऊं हेगड़े के साहब के पास। इससे पहले हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। जी सलाम पर आप सुन रहे हैं हमारी आज की बहस, आज का मुद्दा में डाटा पर डाका। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम और जी सलाम के प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं डाटा किस तरह से चोरी हो रहा है, किस तरह से हमारी बारे में तमाम इत्तलात बाहर जा रही हैं। और ये न सिर्फ आम आदमी की निजता का सवाल है बल्कि ये मुल्क की सालमियत से भी जुड़ा मसला है। संजय हेगड़े साहब, अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, गोपाल जी कुछ बात कह रहे थे कि साहब किस किस तरीके से इन सारी चीज़ों को रोका जाना चाहिए। मैं एक बार फिर आपकी तरफ आता हूं और ये जानना चाहूँगा कि ये सिलसिला, अभी तो बहस हो रही है, सियासी बयानबाजी हो रही है, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो एक सीरियस पहल होनी चाहिए, एक सीरियस अप्रोच होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही है। उसके लिए आपकी नज़र में क्या कुछ किया जाना चाहिए और वो कैसे हो? देखिए, जो भी पॉलिटिक्स में है वो तो किसी चीज को सीरियसली तभी लेंगे जब हम लोग जो मतदाता हैं उसे सीरियसली लेते हैं। अब तक हम इस मामले में सिर्फ थोड़े थोड़े देखते हैं कि जब भी कोई डेटा लीक होता है या कोई ऐसा इशू आ जाता है पॉलिटिकल तौर पर, हर मतदाता को या हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि जब भी वो इंटरनेट पे जाता है तो वो कैसे अपने प्राइवेसी को संभाले, किन किन साइट्स पे जाए, किन साइट्स की प्राइवेसी पॉलिसी कैसी है। जब तक हम मांग करना शुरू नहीं करते हैं कोई हमें सीरियसली नहीं लेगा। मेरी ये अपील है सबसे कि आप हर साइट के प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने लगिए। आप ये भी देखिएगा कि हर ऐप आपसे कैसे कैसे परमिशंस मांगता है जी। और
आप ये भी तय कीजिएगा कि उस परमिशंस देना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। जी नहीं है तो आज के माहौल में आपको ये मानकर चलना चाहिए कि आप अगर कोई भी डेटा जनरेट करते हो उस पर आपका फिलहाल कोई हक नहीं है और वो डेटा आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है या आपको कुछ चीजें बेचने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। जब तक हम खुद अपने इंटरनेट एक्टिविटीज पे पर्दा ना डाले जी। कोई हमारा हमको पर्दा नशीन नहीं समझेगा। ठीक है। अदिति फडनी साहिबा, क्या मैं ये समझूं इस डिबेट के बाद कि अभी इस सारे मामले पे एक नेशनल डिबेट होने की ज़रूरत है, मुल्कगीर पैमाने पर सलाह मशवरा किया जाना चाहिए और जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं उनसे जानकारी लेकर के फिर कोई ऐसा कानून मुरत्तब किया जाए कि जिससे हमारी निजता भी बच सके और मुल्क की हिफाजत भी हो सके? सच बात तो ये कुर्बान साहब कि जहां हम आज खड़े हैं वहां हम 65 साल पहले खड़े थे जब B.R. अम्बेडकर और लोगों ने हमारा संविधान लिखा था जी। मेरे ख्याल से इस मामले में उतनी ही संजीदगी और इतनी ही संगीनता होनी चाहिए जितनी उस समय थी, क्योंकि हम एक नया संविधान लिख रहे हैं, सिर्फ निजता के बारे में नहीं, अपने किस तरह से एक आम नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा करता है उसके लिए, अपने देश की अस्मिता के लिए। और ये मैं मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ, आप अतिशयोक्ति ना माने इसे जी। मैं जो सामने हमारे तथ्य हैं वो रख रही हूँ। मेरे ख्याल से इस पे बहुत ज्यादा लोगों ने सोचा नहीं है जी। और हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि इस पे गहराई से सोच के हमें सही सलाह देंगे कि हमें कैसा कानून बनाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपने दरवाजा खोल दिया तो आपके घर में कौन आता है ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक। प्रवीण शंकर कपूर साहब, मैं एक मिनट के लिए राहुल गांधी को भी भूल जाऊं, कांग्रेस पार्टी की भी बात ना करूं, या जो लोग इसका सियासी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं उनकी भी बात ना करूं। मैं सिर्फ एक शहरी के नाते से, और आप चूँकि हुक्मरान जमात के मेंबर हैं, ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस सिलसिले में? आपने कहा कि साहब इस पे जो है इंटेलिजेंशिया को दबाव डालना चाहिए, लेकिन जो सरकार की अपनी जिम्मेदारी है वो कैसे पूरी होगी? देखिए, सरकार इस पर गंभीर है और आप यकीन रखें कि अगले 2 से 3 महीने में, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी सेशन में पार्लियामेंट के कुछ बहुत बड़ा हो सकता है जी, मगर अगले सेशन में पार्लियामेंट के आप पाएंगे कि सरकार इस पर ठोस और गंभीर कदम उठाने का प्रयास कर लेगी। गोपाल जी, आपको उम्मीद है कि सरकार ऐसा कुछ कर लेगी जैसा प्रवीण जी कह रहे हैं? नहीं, जब आधार जैसे कार्यक्रम लागू होते हैं उस समय तक तो 6-6 साल तक पार्लियामेंट के कानून का इंतजार नहीं किया जाता है। नोटिफिकेशन जारी होता है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है, तत्काल बचाने की कोशिश होती है। उस प्रकार की त्वरित कार्रवाई तो दिखाई नहीं दे रही है। और ये दिखाई नहीं देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है कि विकीलीक्स के जो खुलासे हुए, एडवर्ड स्नोडेन के जो खुलासे हुए, उनसे हमारे सरकार ने क्या सबक सीखा? बहुत सारे राष्ट्रों ने, तो रूस ने, चीन ने अपना डेटा प्रोटेक्शन को स्ट्रांग किया, हम लोगों ने और कमजोर किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि संसद के सत्र की जरूरत है, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है। डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ये कोई हल्की बात नहीं है। नोटिफिकेशन के जरिए भी सरकार कर सकती है। हमने इस पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में अध्यादेश लाए जाने चाहिए तो तत्काल, जिससे कि ये जो लगातार डाटा जा रहा है वो तत्काल प्रभाव से रोका जाए
और जो मांग है अमेरिका और अमेरिका के मित्र देशों की कि हमें विकासशील देशों का सारा आंकड़ा मुफ्त में उपलब्ध होना चाहिए, उन्होंने नॉन पेपर इशू किया इसके लिए। तो जब कॉमर्स मिनिस्ट्री भारत सरकार की ये पोजीशन लेती है तो बाकी मंत्रालयों को भी मिलजुल करके एक ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं, अभी तो लग रहा है कि सरकार के अंदर हर मंत्रालय जो है वो एक अलग द्वीप की तरह काम कर रहे हैं कि कोई संवेदनशील है और कोई पूरा का पूरा फ्लड गेट खोल दिया है डेटा लीक होने के लिए और उसका फ्लो जाने। डेटा का फ्लो पानी की फ्लो की तरह है, यदि वो कंट्रोल नहीं किया गया इस मामले में खास करके तो देश की खतरा सुरक्षा को खतरा अभी के लिए ही नहीं, आने वाले कई दशकों के लिए बना रहेगा। लेकिन गोपाल जी, क्या वजह है कि आप लोग लंबे समय से अदालतों में मामला ले गए हैं, वहाँ लड़ाई जारी है, लेकिन कई बार ये होता है कि अदालतें भी आपके इस पक्ष से, इस मूव से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट को प्राइवेसी समझने में बहुत देर हो गई आधार आने के बाद, और अब कल से फिर से सुनवाई होने जा रही है आधार को लेकर के। जब सरकार की तरफ से ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि आंकड़ों की सुरक्षा वो 5 फीट मोटी दीवार से कर रहे हैं, तो ये तो प्राचीन काल में ऐसे धन की सुरक्षा होती थी। ये तो सच बात है कि आंकड़ा धन है, ये तो सच बात है कि बायोमेट्रिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा ये धन है। इस धन की सुरक्षा दीवारों से नहीं होती है, लेकिन सरकार के तरफ से ऐसे तर्क रखे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ देख रही होगी कि सरकार क्यों इसमें कदम उठाने से पहले उनको कदम उठाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, प्रवीण शंकर कपूर साहब, आदित्य फडनीस, संजय हेगड़े, और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़े थे। आप सभी का बेहद शुक्रिया। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे रहनुमा हर सवाल पर सियासत करने के बजाय, बयानबाजी करने के बजाय, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय कुछ संगीन मसाइल जो मुल्क के सामने दरपेश हैं उस पर सोचेंगे, और ख़ास करके ऐसे मामलात जिसमें मुल्क की सालमियत और आम लोगों की निजता जुड़ी हुई है उस पर आपस में मिल बैठकर एक ऐसा कानून बनाएंगे ताकि हिंदुस्तान का मजाक ना उड़ सके। आज के मुद्दे में मेरे साथ इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।